हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजू फॉरम। जीएस के तड़का सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी के जी मुसरूवाला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। सर्वोदय से तात्पर्य सभी के उदय का कल्याण है। महात्मा गांधी ने ये अवधारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी एम जी रानडे, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे जी संबंध है। इस प्रश्न का आंसर डी है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंध आचार्य विनोबा भावे जी से है। 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 1916 में लखनऊ सत्र, ऑप्शन बी 1924 में बेलगांव सत्र, ऑप्शन सी 1929 में लाहौर सत्र, ऑप्शन डी 1931 में कराची सत्र। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है, 1929 में लाहौर सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर सत्र में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नागपुर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 या इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था, जो कि 29 से 31 दिसंबर 1929 को संपन्न हुआ था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मद्रास। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लाहौर। पूर्ण स्वराज की शपथ लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा मध्य रात्रि में फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन,
ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 19 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च गांधी जी पहुंचे, दांडी पहुंचे गांधी जी। समुद्र किनारे पर मुट्ठी भर नमक लेके नमक कानून का उल्लंघन किया था, प्राथमिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वशासन संघ, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का दांडी मार्च ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1931। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1930। नमक सत्याग्रह 1930 को शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1922। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1930। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। साधारण विधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन बी सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, ऑप्शन डी सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। साधारण विधि का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। सॉरी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। ठीक है, तो साधारण विधि से तात्पर्य सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। इस प्रश्न का ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी न्यासी परिषद, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अंग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी अंग है, न्यासी परिषद भी अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी अंग है, हाउस ऑफ कॉमन्स ये संयुक्त राष्ट्र परिषद का अंग नहीं है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रीमी लेयर का तात्पर्य डैश से है? ऑप्शन ए शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन बी आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो क्रीमी लेयर से तात्पर्य आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। जब भी हम लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ये चीज़ फिल करने को ऑप्शन आता है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं अथवा नहीं। यदि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, और यदि 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के भी तात्पर्य वही है कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि इनकम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1993। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना सन 1993 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम में क्या है? पहला है पंचायत समिति,
दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है जिला परिषद। आरोही क्रम में ये होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सबसे निचले लेवल पर कौन सी संस्था है और इससे ऊपर फिर इससे। तो देखते हैं पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। आरोही क्रम में हमको इसको वरीयता देना है, तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ग्राम सभा, ग्राउंड लेवल पे यानी निचले लेवल पे। इससे एक स्टेप ऊपर पंचायत समिति होती है और सबसे ऊपर जिला परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर 213। ऑप्शन ए 321, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 312। तो 213 ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ग्राम सभा, ग्राम सभा से ऊपर पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि भाग 9 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है। यानी कि केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान में कौन 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किसमें सूचीबद्ध है? 7वीं सूची में ऑप्शन ए केंद्रीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी समवर्ती। तो केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये हमारे केंद्र से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, केंद्रीय अन्वेषण सूचना ब्यूरो संघ सूची का विषय है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय विषय सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता आदि भी आते हैं। ये सारे केंद्रीय के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में लिखे गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के निर्णय आम तौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी युक्तिपरक, ऑप्शन डी सजातीय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, युक्तिपरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा है। ऑप्शन ए मध्य पूर्व शांति समझौते, ऑप्शन बी अफ्रीका में शांति समझौते, ऑप्शन सी लैटिन अमेरिका में शांति समझौते पर, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया में शांति समझौते। सटल कूटनीति का विचार ऑप्शन ए मध्य पूर्व शांति समझौते से जुड़ा है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1986। तो भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल ऑप्शन डी 1986 में पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेमेल युग्म को पहचानिए। बेमेल मतलब जिसका मेल ना खाता हो। ऑप्शन ए चाय का संबंध असम से, ऑप्शन बी मूंगफली का संबंध बिहार से, ऑप्शन सी नारियल का संबंध केरल से, ऑप्शन डी गन्ना का संबंध उत्तर प्रदेश से। तो इसमें बेमेल युग्म को पहचानना है, जो कि मूंगफली, ऑप्शन बी है। मूंगफली बिहार में ना होकर गुजरात टॉप पे है। चाय असम के लिए फेमस है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, और मूंगफली उत्पादन में देखा जाए तो बिहार ना होके गुजरात है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है, मूंगफली बिहारी है, बेमेल है। ये क्या है? बेमेल है। मूंगफली बिहार में ना होकर गुजरात में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनारोपण प्रक्रिया है। वनारोपण मतलब होता है वन लगाना। वन रोपण का तात्पर्य वन लगाना है, वनों के लगाने से है। इसका ऑप्शन ए होता है वन साफ करने की, ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की, ऑप्शन सी पेड़ काटने की, ऑप्शन डी वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वनारोपण की प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की। वन का रोपण यानी हम लोग वन लगाएंगे, और पेड़ काटने से तात्पर्य होता है वन उन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन होता है, यानी हम उसको काटते हैं।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, और पेड़ लगाने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कृषि, ऑप्शन डी वनोन्मूलन। चिपको आंदोलन से संबंध वन संरक्षण से है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन के प्रारंभकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, ऑप्शन ए वन संपत्ति की क्षति, ऑप्शन बी अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, ऑप्शन सी जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, ऑप्शन डी मृदा अपरदन। अत्यधिक उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव देखा जाए तो जंगली जानवरों की निवास स्थलों का नाश होता है, ऑप्शन सी। इसमें पूछा सबसे अधिक, वन संपत्ति की भी हार लॉस होता है, यानी वन संपत्ति की हार क्षति होती है। अनेक मूल्यवान पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधों की क्षति होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की भी नुकसान होता है, सही है। जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होता है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे। मृदा अपरदन भी होता है, जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो बरसात होती है तो मृदा भी विखंडित हो जाती है। तो अत्यधिक वनमूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है, अत्यधिक वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई। अत्यधिक वनों की कटाई से हमारे क्या होता है, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इन श्रृंखला से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को कंसंट्रेट माइंड से सॉल्व कीजिए, और कोशिश करिए कि रिवीजन भी करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा गया कौन सा मसाला पदार्थ है जो जड़ों से प्राप्त होता है, तो इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जड़ों से प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे लौंग, लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होती हैं, दालचीनी पौधे की छाल से, और हल्दी तना से, ठीक है। लौंग पुष्पकलिका, दालचीनी पौधे की छाल, हल्दी तने से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी ऑप्शन जड़ों से प्राप्त नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, ऑप्शन ए समुद्र तल में वृद्धि, ऑप्शन बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी तट रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वैश्विक तापन से प्रभाव, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होता है, तट रेखा में परिवर्तन भी होता है। वैश्विक तापन मतलब ये होता है कि टेम्परेचर का बढ़ना, यानी तापमान का बढ़ना। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, समुद्र तल में वृद्धि होगी। कैसे होगी, ग्लेशियर जो होते हैं वो सारे पिघलेंगे, पिघलेंगे तो क्या होगा, वो उससे जो जल उससे निकलते हैं जल आएंगे वो सारे समुद्र में जाएंगे। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जो सीजनल क्रॉप होते हैं उसमें परिवर्तन आ सकता है। तट रेखा में परिवर्तन आ सकता है। तट रेखा में ये जब समुद्र जल स्तर बढ़ेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे तटें डूब जाएं, जो समुद्र के किनारे तट होती हैं वो डूब सकती हैं, क्योंकि वाट समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए काजू का छिलका, ऑप्शन बी चीड़ का पेड़, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस का पेड़, ऑप्शन डी सिंकोना का पेड़। तारपीन का तेल हमको चीड़ के पेड़ से मिलता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत जोड़ा बताएं। इसमें जो बेमेल है यानी गलत जोड़ा है उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए बांदीपुर अभ्यावन कर्नाटक, ये अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यावन राजस्थान, अन्नामलाई अभयवन तमिलनाडु, पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश। गलत जोड़ा मिलाना है।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पेरियार अभयवन। पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश में ना होकर ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है। बाकी बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, सरिस्का अभयवन राजस्थान में है, अन्नामलाई अभयवन में है, अन्नामलाई अभयवन तमिलनाडु में है, पेरियार अभयवन आपके केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है, लगभग 70%। पूरे भारत में जितने भी कॉफ़ी उत्पादन होते हैं उसका 70% भाग कर्नाटक में ही उत्पादन होता है। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना रुकावट वैश्विक प्रसार हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? यानी बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 3। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम 3 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई है? पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए जून 2007 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, ऑप्शन सी अप्रैल 2008 में टोक्यो जापान में, ऑप्शन डी मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू की गई है? तो ये मार्च 2007 में सिडनी के ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया देश के सिडनी शहर। पृथ्वी घंटे के मतलब है अर्थ आवर। इसकी अवधारणा 2007 से शुरू की गई थी। ये WWF द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में क्या होता है कि 8:30 से 9:30 बजे के बीच शाम को मार्च के अंतिम सप्ताह में 1 घंटे के लिए लाइटें स्विच ऑफ कर दी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 13,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 3,000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन बी 25,000। पृथ्वी की परिधि लगभग पूछा है, इसका करेक्ट आंसर 25,000 किलोमीटर है। अगर जो एग्जैक्ट देखा जाए तो इसके 2 सर्कमफेरेंस है जिसको परिधि बोलते हैं। विषुवत रेखा पर देखा जाए तो 24,901 मील, लगभग 40,075 किलोमीटर के आसपास। और पोल पर यानी ध्रुवों पर देखा जाए तो 24,859 मील, जो कि 40,008 किलोमीटर बनता है। तो अगर जो विषुवत रेखा पे पूछा जाता है 24,901 मील में, किलोमीटर में यदि पूछा जाता है तो 40,075 किलोमीटर। ध्रुवों पर अगर जो क्वेश्चन में आ जाता है पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर कितनी है, तो ध्रुवों पर आपको 40,008 किलोमीटर, जो कि 24,859 मील होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन बी रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, ऑप्शन डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रहिका, ऑप्शन सी विस्फोटी तारा, ऑप्शन डी ब्लैक होल। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सुपरनोवा कंडीशन तब बनता है जब तारे ठंडे होकर
लाल रंग के दिखने लगते हैं, जिसको हम रक्त दांव भी बोलते हैं, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को सुपरनोवा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ दिन और रात एक समान होते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी प्रमुख में उत्तर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन बी अंतरण अदायगी, ऑप्शन सी उपादान अदायगी, ऑप्शन डी पूंजी निर्माण। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उपादान अदायगी। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज उपादान अदायगी कहलाता है। यानी फसल कर्ज के लिए यदि आप बैंक से लोन लिए होते हैं, आज आप कर्ज लिए होते हैं, तो उसके बदले में जो आप ब्याज बैंक को वापस करते हैं उसको उपादान अदायगी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवमथुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नवमथुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी संसाधन की कमी, ऑप्शन डी आय। नवमथुसियन सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नवमथुसियन का सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थेउस ने सन 1798 में दिया था। इन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था एस्से ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एस्से ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में नवमथुसियन सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थेउस के द्वारा दिया गया था सन 1798 में, जो कि संसाधन की कमी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी, व्यक्तिगत आय और धन पर कर। अनिवार्य बचत का संबंध ऑप्शन सी से है, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। यानी अनिवार्य बचत मतलब सेविंग, जो कंपलसरी सेविंग है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु की खपत में कमी लाएंगे जिससे कि हमारा सेविंग क्या रहे, वो मेंटेन रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है? किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? ऑप्शन ए अस्थायी पूंजी का उपभोग, ऑप्शन बी अंतिम उपभोग व्यय, ऑप्शन सी मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन डी अस्थायी पूंजी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मध्यवर्ती उपभोग। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन या जनसंपर्क पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? मध्यवर्ती उपभोग के व्यय का हिस्सा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? यानी किस आर्थिक प्रणाली में सरकार निर्णय लेती है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी समाज को जिस हिसाब से जरूरत हो उसी हिसाब से वस्तु का उत्पादन भी किया जाए? तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है मिश्रित, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है पारंपरिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजवादी आर्थिक प्रणाली। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में
सरकार ये निर्णय लेती है कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, क्या लोगों की ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो अपना पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, उसी हिसाब से वो वस्तु के उत्पादन के लिए प्रेरित करती है लोगों को कि ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ का प्रोडक्शन कीजिए और इस चीज़ को मार्केट में सप्लाई कीजिए। तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आवश्यकता के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक व्यवस्था, ऑप्शन सी अधिकार व्यवस्था, ऑप्शन डी समाजवादी व्यवस्था। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी प्लानिंग इकोनॉमी, ऑप्शन डी समाजवादी व्यवस्था का एक हिस्सा है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पद्धति समाजवादी व्यवस्था से संबंधित है। योजनाबद्ध मैंने जो आपको बताया अभी कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि हमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, किस चीज़ की सप्लाई बढ़ानी है, किस चीज़ की इंडस्ट्री लगानी है, जो डिमांड होता है उसी हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हमको चाहिए तो हम जीप की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि डिमांड उसकी क्या है, ज़्यादा है। तो समाजवादी व्यवस्था में गवर्नमेंट डिमांड के हिसाब से ही डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या उपभोक्ता अर्धक टिकाऊ वस्तुएं हैं? कार और टीवी, दुग्ध और दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। इनमें से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु यानी उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होते हैं जैसे खाद्यान्न और ऐसे अन्य उत्पाद जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं के मध्य आने वाली वस्तु जिसकी वैधता देखा जाए तो 1 से 2 साल की रहती है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत कपड़ा आएगा, जूता आएगा, ऐसी वस्तुएं जिनकी वैलिडिटी क्या होती है 1 से 2 वर्ष, उसके बाद उसको कोई यूज नहीं रह जाता है, उसको फेंक देते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं। तो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं 1 से 2 वर्ष के बीच में जिसकी वैलिडिटी होती है, तो उसके एग्जाम्पल कपड़ा, जूता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज मध्यवर्ती उपभोग, अंतरण अदायगी, उपादान अदायगी, पूंजी निर्माण। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे पहले हम लोग हल कर चुके हैं, उसी का रिपीट वर्जन फिर से आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने की लाल सड़ाव किसके कारण बनती है? अल्टरनेरिया अल्टरनेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फाइलोफ्थोरा इन्फेस्टन्स, ऑप्शन सी कोलैटो कोलैटोट्रोट्राइकम फाइलेकेटम, सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ने की लाल सड़ाव किसके कारण बनती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी है, कोलैटोट्रो कोलैटोटोट्राइकम फिलकेटम फाइलकेटम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पीथियम डिबेरियनम, ऑप्शन बी पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका, ऑप्शन सी पाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन्स, ऑप्शन डी एल्बुगो कैंडिडा। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए है, पीथियम डिबेरियनम के कारण पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, पीथियम डिबेरियम एक कवक है, फंगी जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? फंजाई, ऑप्शन बी पेंसिलियम, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। तो पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण ऑप्शन डी वायरस है। ये एक संक्रामक वायरल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अपघटक। तो अपघटक जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजर बोलते हैं,
ये किसी भी पेड़ पौधों को या भोजन को ये सड़ा देते हैं, उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं। तोड़ के क्या कर देते हैं, मिट्टी, उसको मिट्टी में मिल जाता है, वो तोड़ देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। ऑप्शन ए कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन डी पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी मेथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी पारद, ऑप्शन डी लेड। मिनी माता रोग का करेक्ट आंसर पारद है, ऑप्शन सी। मिनी माता रोग पारद के कारण प्रदूषण फैलता है, पानी के प्रदूषण से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए ब्लैक लंग, ऑप्शन ए एरेसेनिकोसिस, ऑप्शन सी मीना माता, ऑप्शन डी इटाई रोग। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मीना माता रोग, जो कि पारद के कारण फैलता है, यानी मरकरी। ये 1956 में जापान में मिनीमाटा शहर में पाया गया था प्रथम बार, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, मरकरी के द्वारा फैलता है मिनीमाटा रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन सी नियोमाइसिन, ऑप्शन डी पेंसिलिन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन। वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लोरोमाइसिटिन है क्या है। ए प्रतिरोधी, ऑप्शन बी प्रति अवसाद, ऑप्शन सी पीड़ाहारी, ऑप्शन डी प्रतिजीवाणुक। तो क्लोरोमाइसिटिन एक प्रतिजीवाणुक है, ऑप्शन डी। ये एंटीबायोटिक है जो कि आंत्र ज्वार रोग में फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।